नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी की एक बार फिर से बड़ी जीत हुई है। कम से कम उनकी पार्टी कांग्रेस तो यही दावे कर रही है कि राहुल गांधी जो कहते हैं ये सरकार वही करती है। एक नारा उन्होंने दिया है, सिस्टम तुम्हारा काम हमारा। यानी सरकार का सिस्टम है और हम अपना एजेंडा सरकार के ज़रिए लागू करवा रहे हैं। ये उन्होंने जीएसटी के संदर्भ में कहा है। नया मामला जीएसटी का है। आप जानते हैं कि जीएसटी में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं। जो 5 स्लैब थे उनको घटाकर 3 स्लैब कर दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जीत इसलिए बता रही है कि क्योंकि राहुल गांधी ने 9 साल पहले 2016 में जीएसटी पर जब बात हो रही थी, उसको लागू करने की तैयारियां हो रही थी, तभी ये कहा था, कुछ सुझाव दिए थे। एक सुझाव 3 ट्वीट उन्होंने 18/10/2016 को किए थे। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि एज द जीएसटी काउंसिल बिगिंस इट्स डेलिब्रेशंस टुडे, आई वांट टू स्ट्रेस अगेन दैट एन 18% कैप ऑन द जीएसटी रेट इज एवरीबडीज इंटरेस्ट। मानी 18% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए जीएसटी, ये सबके इंटरेस्ट में है, ये उन्होंने कहा था। उनके दूसरे ट्वीट का था, सिंस 2005 कांग्रेस पार्टी हैज़ वांटेड अ जीएसटी दैट इज़ नॉट ओनली प्रो इंडस्ट्री एंड प्रो ट्रेड बट आल्सो नॉन इन्फ्लेशनरी फॉर कॉमन पीपल स्पेशली द पुअर। ये उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो 2005 से ही जीएसटी लाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा जीएसटी होता जिससे व्यापार और उद्योग जगत को फ़ायदा होता, लेकिन वो महंगाई बढ़ाने वाला नहीं होता और आम आदमियों को उसका लाभ मिलता। एक तीसरा और उन्होंने किया था, एज एन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी अफेक्ट्स रिच एंड पुअर अलाइक। इसके दोनों पर असर पड़ते हैं, गरीब हो या अमीर। आई अर्ज जीएसटी काउंसिल टू कीप the rate at 18% or lower so that the poor are not unduly burdened। तो ये राहुल गांधी ने 2016 में कहा था और फिर आप देखिए कि वो लगातार इस मुद्दे पर कहते रहे और इसे जिस तरह से हड़बड़ी में लागू किया गया, तमाशे के साथ लागू किया गया, इस पर वो लगातार टिप्पणी करते रहे। और 2020 का एक ट्वीट और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि 2020 में उन्होंने कहा था, कांग्रेस जेन्युइन सिंपल टैक्स वाज टर्न इनटू गब्बर सिंह टैक्स बाय बीजेपी। उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स नाम दे दिया था। उसके बाद से वो उसको उसी नाम से पुकारते थे। उन्होंने लिखा था आगे, 6 रेट थे, 1000 चेंजेस किए गए 1826 दिनों में। 1826 दिनों में 1000 परिवर्तन किए गए जीएसटी में। इट इज़ नाइटमेयर टू डू बिजनेस स्पेशली फॉर एसएमएजीज। मतलब इस परिस्थिति में, इस तरह के टैक्स स्ट्रक्चर में जो मझोले छोटे लघु उद्योग थे, उनके लिए बिजनेस करना लगभग दुस्वप्न जैसा हो गया था। कांग्रेस विल रिवाइव बिजनेस एंड जॉब्स विद जीएसटी 2.0 सिंगल लो रेट शेयर्ड फेयरली विद स्टेट्स। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो वो जीएसटी 2.0 लागू करेगी, जिससे बिजनेस और जॉब्स का रिवाइवल होगा। एक रेट होगा, केवल एक रेट होगा, कम रेट होगा और जिसका एक फेयर हिस्सा राज्यों को मिलेगा। 2020 में कहा था, लेकिन सरकार को समझ आने में 9 साल लग गए। 9 साल बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राहुल गांधी जो शुरू से कह रहे थे, दरअसल वो किया जाना चाहिए था और अब वो उसी रास्ते पर चल पड़ी। ठीक है कि राहुल गांधी ने जो एग्जैक्टली किया था उस पर तो उसने अमल नहीं किया है। अभी भी 3 स्लैब उसने बना रखे हैं, लेकिन बाकी स्लैब हटाने पड़े हैं और बहुत सारे वस्तुओं के दाम उसे गिराने पड़े हैं। हम सब जानते हैं कि जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया, आप ज़रा जो छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं, व्यापार जगत के लोग हैं, उनसे पूछिए कि इस जीएसटी के आने के बाद उनकी ज़िंदगी कितनी पीड़ादायी हो गई थी। वो त्रस्त हो गए थे जीएसटी के हिसाब किताब बनाने देने से।
उनके ऊपर एक बर्डन आ गया था और यहाँ तक कि अधिकांश लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करने पड़े थे, क्योंकि ये उनके वश की बात नहीं थी। तो जो राहुल गांधी ने कहा और जो तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि जीएसटी को बिना सोचे समझे लागू किया गया, जैसा कि डीमोनेटाइजेशन को लागू किया गया था, और जिसकी वजह से हमारे छोटे मझोले लघु उद्योग तबाह हो गए, क्योंकि वो जो कैश में व्यापार करते थे वो सारा गड़बड़ हो गया। और भी उसके दूसरे रीजन थे और उससे बेरोज़गारी बढ़नी शुरू हुई। फिर दूसरा, जीएसटी को जिस तरह एक तो बनाया गया गलत तरीके से और फिर गलत तरीके से हड़बड़ी में लागू किया गया, सिर्फ इसलिए ये श्रेय लेने के लिए कि हम तो एक देश एक राष्ट्र एक टैक्स वगैरह करने जा रहे हैं, और ये तमाशेबाजी के साथ इसको लागू किया गया था। उस समय भी तमाम जो बड़े अर्थशास्त्री हैं उन्होंने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ज़रा दूसरे देशों का भी आप हालचाल देख लीजिए, दूसरे देशों से सबक लीजिए कि वहाँ जीएसटी किस तरह से लागू किए गए हैं, उनका जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन सरकार ने मनमानी की, जो कि मोदी सरकार का चरित्र बन चुकी है कि वो ना अपोजिशन की सुनती है, ना जो सही सलाह देने वाले लोग हैं उनकी बातों पर गौर करती है। तो जीएसटी एक तरह का जो गब्बर सिंह टैक्स की बात की, वो एक तरह से आतंकवाद है, जो कहा जाता है टैक्स टेररिज्म, उस तरह का ये हाल इसने पूरे अर्थव्यवस्था में बना दिया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा और पहुंच रहा है। बेशक जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और उससे स्थिति टैक्स कलेक्शन की बेहतर हुई है, लेकिन आम आदमियों पर ज़बरदस्त बोझ पड़ा है, क्योंकि टैक्स बढ़े हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़े हैं। मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने, जो राहुल गांधी ने कहा था, एक तो मैंने बताया कि गब्बर सिंह टैक्स से छोटे व्यवसायियों को और आम लोगों पर बोझ पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा था छोटे व्यवसायों और राज्यों को नुकसान होगा। तीसरा, उन्होंने जीएसटी के गलत कार्यान्वयन की बात की थी, इम्प्लीमेंटेशन की गलत बात की थी कि गलत तरीके से हो रहा है और इसे बिना योजना, दूरदर्शिता और जो इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन होनी चाहिए, इस तरह की बड़ी पहल के लिए, इस तरह की बड़े अभियान के लिए वो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से गलत कार्यान्वयन हुआ। फिर केंद्र में सत्ता आने पर जीएसटी में बदलाव का वादा मैं कह चुका हूं, और आर्थिक सर्वनाश की भी भविष्यवाणी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था इससे देश की रीढ़, जो छोटे व्यवसायी और मध्यम वर्ग है, उस पर पड़ेगा, और इस पर हमला बताया था। तो ये तो राहुल गांधी ने कहा था। सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने जो कहा था उसमें से कितना सच हुआ और कितना अब सरकार उस पर फॉलो करने के लिए मजबूर हो गई है। उन्होंने जो कहा था कि ये इससे छोटे व्यवसायियों को नुकसान होगा, उद्योगपतियों को नुकसान होगा, ये बिल्कुल सिद्ध हो गया। कठिनाई हुई 2017 से 2020 में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। फिर लगातार नियम बदलते रहे, उनसे परेशानी हुई, और छोटे जो कारोबारी थे उनको इनके पालन में लागत और टेक्निकल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन्होंने इसकी शिकायत की, जैसे कि टेक्सटाइल्स और रिटेल क्षेत्रों में एसएमईज को भी समस्याएं हुई। जीएसटी का राज्यों को नुकसान हुआ, ये लगातार ये राज्य शिकायत करते रहे हैं कि ये जो सारा हुआ है उसमें से अधिकांश हिस्सा केंद्र ले लेता है, और जीएसटी का हिस्सा जिन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और दूसरा समय पर भी नहीं मिलता है। हालांकि जीएसटी के बारे में जो व्यवस्था है उसमें राज्यों की सहमति से ही बदलाव और सुधार किए जाते हैं, जैसे कि इस बार किए गए हैं। राज्यों को सहमत किया गया है, उसके बाद स्लैब घटाए गए हैं, और किन वस्तुओं को किस स्लैब में रखा जाए इसका निर्णय किया गया है। लेकिन पहली बार जब लागू हुआ था तो वो बुलडोजर चला के लागू किया गया था, थोप दिया गया था, और इस वजह से राज्यों का जो राजस्व है वो घटा था, और वो एक तरह की आर्थिक संकट में फंस गए थे।
थोड़ा सा लेटेस्ट पर आते हैं कि किस तरह से जीएसटी के परिवर्तन से क्या क्या अब बदलने की संभावना है, या जो राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी अभी चूंकि वो पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, उसका कितना असर पड़ सकता है। तो जीएसटी के बारे में ज़रा ये जान लेना ठीक होगा कि जो बड़े अर्थशास्त्री या उद्योगपति हैं वो क्या कह रहे हैं। एक बात तो ये है कि अभी जून 2025 में ही कहा गया था कि जीएसटी अगर ठीक ढंग से लागू होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन अभी किए हैं केंद्र सरकार ने, अगर ये परिवर्तन हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में आधे से लेकर 1% तक की बढ़ोतरी जीडीपी में हो सकती है। ये बड़ी बात है कि आधे से 1% तक की बढ़ोतरी केवल जीएसटी को रैशनलाइज कर देने से, उसको प्रॉपर कर देने से हो सकती है। अब इसको ज़रा पीछे जाके सोचिए कि अगर 9 साल पहले इसे सोच समझ के लागू किया गया होता, ठीक ढंग से लागू किया होता, ठीक ढंग से इसका स्ट्रक्चर बनाया होता जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो हर साल आधे से 1% जीडीपी हमारी बढ़ी होती और पिछले 9 साल में हमारी जीडीपी से कितना फ़ायदा हुआ होता अर्थव्यवस्था को और आम लोगों को और उद्योग धंधों को। ये सब हमने 9 साल में गंवाया है। हमारी अर्थव्यवस्था इस सरकार की मूर्खताओं, इस सरकार के बड़बोलेपन, इस सरकार के दिखावेपन की वजह से ये नुकसान पिछले 9 साल हमारी अर्थव्यवस्था भुगतती रही है। अब ये चेंज हुए हैं तो इनका असर हमें आने वाले दिनों में दिखेगा। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये जीएसटी भी न लागू होता, न परिवर्तन किए होते इस सरकार ने, अगर टैरिफ का दबाव ना होता। चूंकि अमेरिका ने टैरिफ का दबाव बढ़ा दिया है तो अब सरकार मजबूर हो गई है कि घरेलू मार्केट पर ज़्यादा फोकस किया जाए अर्थव्यवस्था को, जिससे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़े, और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, फिर सप्लाई बढ़ेगी। तो एक सप्लाई चेन को, डिमांड और सप्लाई का जो नियम होता है अर्थव्यवस्था का, उस पर जब पिछले 8-10 सालों से लगातार जोर दे रहे थे अर्थशास्त्री कि आपको डिमांड बढ़ाना पड़ेगा, और डिमांड तभी बढ़ सकती है जब आप लोगों के हाथों में पैसे देंगे, वो उसको खर्चेंगे, तभी डिमांड पैदा होगी और उससे मैन्युफैक्चरिंग और वो पूरी साइकिल जो अर्थव्यवस्था की है वो चलेगी। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी सरकार ने जो उठाया है वो आधा अधूरा कदम है। इससे चूंकि लोगों की आय तो बढ़ नहीं रही है, रोज़गार तो बढ़े नहीं हैं, बस ये ज़रूर है कि जो मिडिल क्लास है, जिसके पास अभी भी इतनी इनकम है कि वो खर्च, अगर चीज़ें थोड़ा सस्ती हो जाएं तो थोड़ा ज़्यादा खर्च करेगा, ये संभव है। लेकिन इससे बड़े पैमाने पर डिमांड बढ़ेगी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार आम लोगों को किसी भी तरह की राहत नहीं दे रही है। मिसाल के तौर पर आप पेट्रोलियम पदार्थ को ले लीजिए। पेट्रोलियम पदार्थ लगातार महंगे होते चले गए हैं और जिसका असर इन्फ्लेशन पर भी पड़ा है, डिमांड पर भी पड़ा है। डिमांड पर पड़ा है तो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई सब पर पड़ा है, तो लोगों ने खर्च करना रोक दिया है। एक अनिश्चितता भी अर्थव्यवस्था में बनी हुई है, क्योंकि बेरोजगार नहीं है, प्रोग्रेस नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अवसर काम के नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हर उपभोक्ता या हर नागरिक सोचता है कि क्या पता कब कौन सा संकट आ जाए, पैसा रोक के रखो, सेव करके चलो, और वो खर्च नहीं करता है। तो ये जो अर्थव्यवस्था का पूरा जो माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से भी अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए, तमाम अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर भारत को तेज़ी से प्रगति करनी है तो 9-10% के आसपास विकास दर ज़रूरी है। लेकिन हम अभी 6-6.5% के आसपास अटक रहे हैं। वो भी ये मानकर चल रहे हैं जो अच्छे अर्थशास्त्री हैं कि ये फर्जी आंकड़े हैं। दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था 2 से 3% की दर से ही बढ़ रही है। बाकी फर्जी आंकड़ों के ज़रिए
हमें बताया जा रहा है कि हमारी जीडीपी उछाल मार रही है। अभी पिछले क्वार्टर के बारे में बता रहा है कि वो 7.5% के आसपास पहुंच गई। ये सारी फर्जी आंकड़े हैं, इन पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर जो सरकारी अर्थशास्त्री नहीं हैं उनकी बातें अगर आप ना सुने, जो वास्तविक अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं और बेधड़क और बेहिचक बोलते हैं, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि 2 से 3% की विकास दर हमारी अर्थव्यवस्था की है। ऐसे में ग्रोथ कैसे होगी? अगर जीएसटी घट भी जाता है तो इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में नहीं दिखेगा। आपको हो सकता है कि ये अगला क्वार्टर, चूँकि त्योहारों का क्वार्टर होता है, इसमें वैसे भी लोग खरीदारी करते हैं, थोड़ा सस्ता अगर सामान होगा तो थोड़ा बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो 2-3 बातें दोहरा देना चाहता हूँ। एक, मोदी सरकार को राहुल के रास्ते पर आना पड़ा है। राहुल ने जो भविष्यवाणी 9 साल पहले की थी, उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई हैं और सरकार ने राहुल के सुझाए कदमों पर अमल करना शुरू कर दिया है। जीएसटी के जो नए प्रस्ताव हैं वो इसी बात को रेखांकित करते हैं। दूसरी बात यह कि इन सुधारों से कोई बड़े चमत्कार की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर में, दूसरे सेक्टर में, आम उपभोक्ताओं के हाथों में पैसा कैसे जाए, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कैसे घटा जाए, ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार को करनी पड़ेगी, तभी कुछ बेहतरी हमें दिख पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।